नमस्कार। आज हम अगाथा क्रिस्टी के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास एंड देन देयर वर नन की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, ये क्लासिक है बिल्कुल। तो सोचिए जरा, 10 लोग हैं, एक दूसरे को जानते तक नहीं, और उन्हें एक गुमनाम मेजबान एक सुनसान द्वीप पर बुलाता है। हाँ, दावत के लिए, लेकिन ये दावत कुछ और ही निकलती है। बिल्कुल। असल में ये एक जाल है। पता चलता है कि हर मेहमान का अतीत थोड़ा दागी है। मतलब उनकी वजह से किसी की मौत हुई है, पर कानून उन तक पहुंच नहीं पाया। सही कहा। और फिर डिनर के बाद अचानक एक रिकॉर्ड बचता है, और वो रिकॉर्ड एक एक करके सब पर हत्या का इल्जाम लगाता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हाँ, माहौल एकदम बदल जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद तो जैसे दहशत फैल जाती है। मेहमान एक एक करके मरने लगते हैं, बड़े अजीब तरीके से। और वो तरीका भी जुड़ा है उस बच्चों की कविता से, है ना? हाँ, वही 10 लिटिल सोल्जर्स। उसकी एक कॉपी हर कमरे में रखी मिलती है, और जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है वैसे वैसे मौतें होती हैं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। डर और शक का माहौल बन जाता है। और उन्हें समझ आ जाता है कि कातिल कोई बाहर से नहीं आया, वो उन्हीं में से एक है। हाँ, और यही चीज इसे मनोवैज्ञानिक तौर पे इतना असरदार बनाती है। क्रिस्टी ने कमाल का मतलब एक बिल्कुल बंद माहौल बनाया है। बंद माहौल कैसे? देखिए, वो द्वीप पर फंसे हैं, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, मदद का कोई रास्ता नहीं, और आप जानते हैं कि आपके साथ जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं में से कोई एक है जो सबको मार रहा है। ऐसी हालत में भरोसा, वो तो भूल जाइए। इंसान का जो आपसी व्यवहार है वो परत दर परत उधरने लगता है। बस डर बचता है, शक बचता है। वो दबाव महसूस होता है पढ़ते हुए भी। तो बचे हुए लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कातिल को ढूंढने की। हाँ बिल्कुल। हताशा में वो द्वीप छान मारते हैं, एक दूसरे पर नजर रखते हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगता। और हत्याएं वो जारी रहती हैं। हाँ, उसी कविता के हिसाब से एक एक करके सब खत्म। और सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही है कि अंत में द्वीप पर कोई जिंदा नहीं बचता। एक भी नहीं। एक भी नहीं। यही क्रिस्टी के मतलब कहानी कहने की कला दिखती है। ये सिर्फ एक बंद घेरा रहस्य नहीं है जहाँ संदिग्धों का समूह सीमित हो। ये उसका चरम है। मतलब आमतौर पर ऐसे रहस्यों में कोई जासूस होता है जो बाहर से आता है, गुत्थी सुलझाता है, लेकिन यहाँ हर कोई संदिग्ध है, हर कोई शिकार भी। सही कहा। और ये जो धीरे धीरे एक एक करके लोग खत्म होते हैं ना, जिसे क्रमिक उन्मूलन कहते हैं, ये तनाव को बस बढ़ाता ही जाता है। आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि कातिल कौन है, बल्कि ये भी कि अगला नंबर किसका है, क्या कोई बचेगा भी। तो फिर राज कैसे खुलता है अगर सब मर गए तो? हाँ, यही तो कहानी का मोड़ है। कुछ वक्त बाद पुलिस पहुंचती है उस वीरान द्वीप पर, और उन्हें समंदर में एक बोतल मिलती है। बोतल में कोई खत? हाँ, एक खत, एक इकबालिया बयान जिसमें पूरी कहानी लिखी है, और पता चलता है कि मास्टरमाइंड कौन था। कौन? वो कोई बाहरी नहीं था, उन्हीं 10 मेहमानों में से एक, रिटायर्ड जज जस्टिस लॉरेंस वॉग्रेव। जज वॉग्रेव, यकीन नहीं होता। बिल्कुल। उसका मकसद क्या था? वो कहता है कि वो उन लोगों को सजा दे रहा था जिन्हें कानून सजा नहीं दे पाया। अच्छा, तो एक तरह का न्याय। न्याय? शायद नहीं। अगर हम गहराई से देखें तो ये उसके अपने मतलब बिगड़े हुए विचारों का खेल था। उसे पता था कि वो बीमार है, मरने वाला है, तो मरने से पहले वो एक उत्कृष्ट कृति बनाना चाहता था, एक ऐसा जुर्म जिसे कोई सुलझा ना सके। ओह। वो खुद को भगवान समझ बैठा था, जो अपने हिसाब से सही गलत तय कर रहा था। और सबसे अजीब बात, उसने खुद को भी अपनी योजना का आखिरी शिकार बनाया। खुद को भी मार डाला? हाँ, शायद अपने किसी पुराने अपराध बोध की वजह से। तो ये न्याय नहीं था, ये न्याय का एक भयानक मजाक था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो ये सिर्फ कत्ल का रहस्य नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये गहरा मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। क्रिस्टी ने डर, अपराध बोध, न्याय की प्यास, इन सब मानवीय भावनाओं को इस्तेमाल किया है। और वो बच्चों की कविता। हाँ, वो कविता, कितनी मासूम चीज को कितने खौफनाक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। वही तो कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। और अंत में वॉग्रेव का खुलासा, वो दिमाग घुमा देता है, पूरी कहानी पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है ना, वॉग्रेव की ये हरकत, जहां वो खुद ही जज, जूरी, जल्लाद सब बन गया, ये न्याय और बदले के बीच की महीन रेखा के बारे में क्या कहती है? सही बात है। क्या उसके काम में जरा भी सच्चाई थी?
या ये सिर्फ एक बीमार दिमाग की सोच थी? और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे एक साधारण सी बच्चों की कविता को डर फैलाने का हथियार बनाया जा सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि बुराई कितनी आम चीजों में भी छिप सकती है। शायद यही बातें इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती हैं।